पैसेज टू इंडिया चैप्टर 12 उन्वान गारे। गंगा जो विष्णु के कदमों से निकलती है और शिव की जुल्फ़ों से गुजरती है, कोई कदीम दरिया नहीं है। जियोलॉजी जो मज़हब से आगे देखती है, इस ज़माने को जानती है जब ना तो ये दरिया मौजूद था और ना ही हिमालय के पहाड़ जो उसे ग़ज़ा पहुँचाते। उस वक्त हिंदुस्तान के मुक़द्दस मकामात पर समुंदर बहता था, पहाड़ उभरे, उनका मलबा समुंदर को भरने लगा। देवताओं ने इन पहाड़ों पर अपने तख्त कायम किए और दरिया को तरतीब दिया और वो हिंदुस्तान वजूद में आया जिसे हम अज़ली समझते हैं, लेकिन हकीकत में हिंदुस्तान इनसे कहीं ज़्यादा पुराना है। कदीम ज़माने के समुंदर में जज़ीरा नुमा का जनूबी हिस्सा पहले ही मौजूद था और दरावादिया के बुलंद इलाके उस वक्त से ज़मीन है जब से ज़मीन का वजूद है। और उन्होंने एक तरफ इस बर्रे आज़म को डूबते देखा है जो उन्हें अफ्रीका से मिलाता था, और दूसरी तरफ समुंदर से हिमालय की बुलंदी को उभरते हुए भी देखा था। ये दुनिया की सबसे पुरानी ज़मीनें हैं, इन पर कभी पानी नहीं बहा और सूरज जिसने इन्हें बेशुमार ज़मानों से देखा है, आज भी इनकी शक्लों में वो इब्तदाई खदोखाल देख सकता है जो तब के थे जब हमारा सैयारा उनके सीने से जुदा था। अगर सूरज की ज़ात का कोई गोश्त कहीं छुआ जा सकता है तो वो यही है, इन पहाड़ों की नाकाबिले यकीन कदामत है। फिर भी वो तब्दील हो रहे हैं जैसे जैसे हिमालयाई हिंदुस्तान बुलंद होता जा रहा है, ये इब्तदाई हिंदुस्तान नीचे दबता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की गहराइयों में जा रहा है। मुमकिन है कि आइंदा ज़मानों में समुंदर यहाँ भी बहने लगे और सूरज के पैदा करदा पत्थरों को कीचड़ में ढांपते। इसी दौरान गंगा का मैदान समुंदर की तरह इन पर हमला आवर होता है। ये निजी ज़मीनों के नीचे डूब रहे हैं, इनका मरकज़ी हिस्सा अभी तक महफूज है, लेकिन किनारों पर इनकी चौकियों को काटकर अलग कर दिया गया है और वो मिट्टी में घुटनों तक और गले तक डूब चुकी हैं। इन चौकियों में कुछ ऐसी बात है जिसे बयान करना मुश्किल है। वो दुनिया भी किसी भी और चीज़ की तरह नहीं और उन्हें एक नज़र देख लेना ही सांस को रोक देने के लिए काफ़ी है। वो अचानक और पागलपन के अंदाज में बुलंद होती हैं और बग़ैर उस तनासब के जो दुनिया के किसी भी जंगली पहाड़ पे होता है, इनका उससे कोई तल्लुक़ नहीं। किसी ख्वाब या नज़र से उन्हें खौफनाक कहना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये किसी रूह से वाबस्ता नहीं है और वो हर रूह से भी ज़्यादा कदीम है। हिंदू मत ने चंद पत्थरों को नोचकर उन पर इबादत गाहें बना दी, लेकिन वो इबादत गाहें गैर मामूली हैं, जैसे कि ज़ायरीन जो अमूमन गैर मामूली चीज़ों की तलाश में रहते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा ही गैर मामूली पाकर लौट जाते हैं। साधुओं ने एक गार में बसेरा किया, मगर उन्हें धुएं से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि बुद्ध जो शायद रास्ते से बोटरी ऑफ गया की तरफ गए होंगे, ने भी ऐसी तर्क दुनिया का सामना करने से गुरेज किया जो इनकी अपनी राह से ज़्यादा मुकम्मल थी। इनके नतीजे में कोई जदोजहद व या फतह की दास्तान इन गारों के मुतल्लिक नहीं मिलती। गारों की वजाहत करना आसान है। एक सुरंग जो 8 फुट लंबी, 5 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी होती है, एक गोल कमरे की तरफ ले जाती है जो तकरीबन 20 फुट के कतर का है। ये तरतीब बार बार इन पहाड़ों के सिलसिले में पाई जाती है और बस यही कुछ है। यही एक मारा बार पहाड़ी गार है। गार देखने के बाद 3, 4, 24 गारें देखने के बाद भी सियाह चंद्रपुर वापस लौटता है तो ये फैसला करने से कासर रहता है कि आया उसने एक दिलचस्प तजर्बा किया या एक बोरिंग तजर्बा, या कोई तजर्बा भी किया या नहीं। इसके लिए गारों पर बहस करना मुश्किल हो जाता है या इनको अपने जहन में अलग अलग बयान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका नमूना सबका एक है, कोई तब्दीली नहीं, ना ही कोई नक्शो नगार है, ना ही कोई ऐसा फ़नून लतीफ़ा है जो एक गार को दूसरे से मुनफरद बना दे, ना तो कोई शहद की मक्खी का छत्ता, ना ही कोई चमगादड़, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो एक गार को दूसरे से मुमताज़ करे। कुछ भी तो नहीं इन गारों के साथ मुंसलिक, और उनकी लेकिन वो शोहरत रखते हैं, इंसानी अल्फाज पर मुनसर नहीं। ऐसा लगता है जैसे आसपास का मैदान या गुजरने वाले परिंदे खुद पकारते हों कि ये गैर मामूली हैं और ये लफ्ज़ हवा में जड़ पकड़ गया और इंसानों ने इसे सांस के ज़रिए जज़ब कर लिया। ये बिल्कुल अंधेरे गार हैं, यहाँ तक जब वो सूरज की तरफ खुलते हैं बहुत कम रोशनी दाखिल होने की सुरंग से गुजरकर गोल कमरे पर
पहुंचती है। देखने को बहुत कम है, कोई आंख नहीं जो उसे देख सके, जब तक कि स्याह अपने 5 मिनट के लिए ना पहुंच जाए और एक माचिस ना जला ले। फौरन ही एक और शोला चट्टान की गहराइयों से उभरता है और सतह की तरफ हरकत करने लगता है, जैसे कोई कैद शुदा रूह। गोल कमरे की दीवारें बेहद हैरान कुन तरीके से चमकाई गई हैं। दोनों शोले एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाते, क्योंकि एक हवा में जल रहा है और दूसरा पत्थर में। एक आईना जिसमें दिलकश रंग भरे हुए इन आशिकों के दरमियान हायल होता है। गुलाबी और सुरमई के नाजुक सितारे आड़े आ जाते हैं। शानदार कहकशाई मध्यम अक्स सिर्फ यहाँ नजर आते हैं, मिट्टी के अंदर से उभरते हुए मुक्के और उंगलियाँ। आखिर इनकी जिल्द, जो किसी भी जानवर की जिल्द से ज़्यादा नफीस है, बगैर किसी हवा पानी से ज़्यादा नरम, मोहब्बत से ज़्यादा पुरलुत्फ है। रोशनी बढ़ती है, शोले एक दूसरे को छूते हैं और फिर बुझ जाते हैं। गार फिर से अंधेरा हो जाता है। सिर्फ गोल कमरे की दीवारें इस तरह चमकाई गई हैं। सुरंग के अतराफ को खुदरा छोड़ दिया गया और अंदरूनी कमाल पर बाद अज ख्याल की तरह असरअंदाज होते। एक दाखिली रास्ता ज़रूर था, इसलिए इंसानों ने बना लिया, लेकिन और कहीं पत्थर की गहराइयों में क्या वहाँ भी ऐसे कमरे हैं जिनके कोई दाखिली रास्ते नहीं? ऐसे कमरे जो देवताओं की आमद के बाद ना खुले। मुकामी रवायत ये बताती है कि इनकी तादाद इन गारों से कहीं ज़्यादा है जो देखी जा सकती है, जैसा कि मुर्दों की तादाद जिंदा लोगों से ज़्यादा होती हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं, इन्हें दबाया या ख़जाने पैदा होने से पहले सील कर दिया गया था। अगर इंसानों ने तजस्सुस से खुदाई की भी तो भी ना इनकी अच्छाई में कोई इजाफा हुआ, ना बुराई में। इनमें से एक के बारे में ये अफवाह, सबसे बुलंद चोटी पर मौजूद बड़ी चट्टान के अंदर एक बुलबुले जैसी गार, जिसकी न छत है न फर्श, जो हर समत में अपने अंधेरे का दिखाती है। अगर वो चट्टान गिरती तो वो गार भी टूट जाती, जैसे ईस्टर अंडे की खाली सतह। चट्टान अपनी खला की वजह से हवा में झूलती है, यहाँ तक जब एक कौवा इस पर बैठता है तो भी वो हरकत करती है। यही वजह कि इसे उसके अजीमुल शान तख्त को कावा डोल कहा जाता है। चैप्टर 13। वो पहाड़ियाँ मखसूस रोशनी में मुनासिब फासले से देखने पर रोमानवी नजर आती हैं, और शाम के वक्त जब क्लब की बलाई बरामदे से देखी जाती हैं तो मिस अडेला कोस्टर ने मिस डेरेक से बातों बातों में कहा इसे वहाँ जाना पसंद है। अगर डॉक्टर अजीज़ ने मिस्टर फील्डिंग के यहाँ कहा था कि वो कुछ इंतज़ाम कर देंगे, और ये कि हिंदुस्तानी कुछ भुलक्कड़ मालूम होते हैं। उनकी बातें सुन ली गई। एक नौकर ने जो इन्हें बर्थमोर पेश कर रहा था, ये नौकर अंग्रेज़ी समझता था। वो बिल्कुल जासूस नहीं था, लेकिन अपने कान हमेशा खुले रखता था, और महमूद अली उसे रिश्वत नहीं देता था, मगर उसे अपने नौकरों के साथ बैठने की तरगीब देता था। इस वक्त इत्तफाकन उसकी जानब चहलकदमी करता जब वो वहाँ मौजूद होता। जब ये बात आगे बढ़ी तो इसमें जज्बात शामिल हो गए, और अजीज़ को खौफनाक हद तक ये खबर मिली कि वो दोनों अंग्रेज़ ख़वातीन उससे सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि वो रोज़ाना दावत की तवक्को रखती थी। वो समझ रहा था कि उनकी कही हुई मामूली बात को वो भूल चुकी होंगी। दो किस्म की याददाश्तों से नवाजा गया, एक आर्जी और एक मुस्तकिल। अब उसने गारों को आर्जी यादाश्त में रखा था, अब उसने हमेशा के लिए मुस्तकिल यादाश्त में मुंतकिल कर दिया और मामला आगे बढ़ाया। ये तकरीब एक अजीमुल शान चाय पार्टी की नकल बनने वाली थी। उसने फील्डिंग और बूढ़े गोद बोले को तैयार किया, और फिर फील्डिंग को जिम्मेदारी दी कि वो मिसेस मोर और मिस अडेला कोस्टेड के पास उस वक्त पहुंचे जब वो तन्हा हों। इस तरकीब से रोनी, जो उनका सरकारी मुहाफिज था, को नज़रअंदाज किया गया। फील्डिंग को ये काम पसंद नहीं आया। वो मसरूफ़ था, गारें उसे बहुत बोर करती थी। वो पहले ही नाचाती और खर्च को भांप रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त की पहली दरख्वास्त को रद्द नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ कहा उसने वही कर दिया, और यूँ ख़वातीन ने दावत कबूल कर ली। इनकी मसरूफियात के बावजूद दबाव में थोड़ी सी तकलीफ दे बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद की कि वो इसका इंतज़ाम कर सकेंगी। मिस्टर हस्लप से मशवरा करने के बाद जब रोनी से मशवरा लिया गया तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया, बशर्ते कि फील्डिंग उनके आराम की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ले। वो इस पिकनिक के बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं था, मगर फिर भी ख़वातीन भी नहीं थी, कोई भी ज़्यादा पुरजोश नहीं था। फिर भी ये प्रोग्राम हुआ। अजीज़ बेहद परेशान था। ये कुछ तवील सफ़र नहीं था। एक ट्रेन चंद्रपुर से ज़रा सुबह से पहले रवाना होती और दूसरी उन्हें दोपहर के खाने के लिए वापस ले आती, मगर वो अभी भी एक छोटा सा सरकारी मुलाजम था। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से ना निभा सके।
उसे मेजर कैलेंडर से आधे दिन की छुट्टी भी मांगनी पड़ी और हालिया बीमारी के बहाने के बायस इनकार भी सुनना पड़ा। मायूसी। फिर फील्डिंग के ज़रिए मेजर कैलेंडर के पास दोबारा गया और एक हकारत अमेज़ इजाज़त मिली। उसे महमूद अली से कटलरी उधार मांगनी पड़ी बगैर उसे दावत दिए। फिर वहाँ शराब का भी मसला था। मिस्टर फील्डिंग और शायद ख़वातीन भी पीने वाले थे, तो क्या इसे विस्की सोडा पोर्ट्स का भी इंतज़ाम करना चाहिए था। मारा बार के रास्ते के स्टेशन से गारों तक ट्रांसपोर्ट का मसला था। प्रोफेसर गोद बोले उसके खाने का मसला था, मेहमान ख़वातीन का मसला था और दूसरे बहुत से लोगों के खाने के मसाइल भी थे। प्रोफेसर बहुत सख्त हिंदू नहीं था। वो चाय, फल, सोडा वाटर, मिठाइयाँ, चाहे कोई भी पकाए कबूल कर लेता था। सब्जियों और चावल अगर कोई ब्राह्मण पकाए तो भी कबूल कर लेता था, लेकिन गोश्त नहीं, ना केक, क्योंकि उसके ख्याल में हो सकता है कि उसमें अंडा शामिल हो, और वो किसी को भी बीफ खाने की इजाज़त नहीं देता था। किसी दूर की प्लेट में बीफ का एक टुकड़ा भी उसकी खुशी बर्बाद कर सकता था। दूसरे लोग मटन खा सकते थे, वो हीम भी खा सकते थे, पर हीम पर अजीज़ के अपने मज़हब ने को इतराज़ था, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी हीम खाएं। परेशानी के बाद परेशानी उसका सामना करती रही। उसने हिंदुस्तानी ज़मीन की रूह को चैलेंज कर दिया था, जो इंसानों को अलग अलग हिस्सों में रखने की कोशिश करती है। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि अंग्रेज़ ख़वातीन से मेल जोल रखना दानिशमंदी नहीं, उसे हर मुमकिन एहतियात बरतने की हदायत भी दी गई। और ये भी कहा गया कि वो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखे। चुनाचे उसने पिछली रात स्टेशन पर गुजारी। नौकर प्लेटफार्म पर दुबके बैठे थे। उन्हें हदायत गई थी कि वो इधर उधर ना जाएं। वो खुद बूढ़े मोहम्मद लतीफ़ के साथ टहलता रहा, जो वहाँ मुंतज़िम के तौर पर मौजूद था। वो खुद को गैर महफूज और गैर हकीकी महसूस कर रहा था। एक गाड़ी वहाँ कर रुकी। उसने उम्मीद की कि इसमें से फील्डिंग निकलेगा ताकि उसे कुछ मजबूती हासिल हो सके, मगर इसमें से मिसिज मोर और मिस अडेला कोस्टर निकली, उनका एक नौकर। वो इनकी जानब दौड़ पड़ा। अचानक खुश हो गया। आप आखिरकार आ गए, ये आपकी बहुत मेहरबानी। अजीज़ ने खुशी से कहा, यह मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है। ख़वातीन शाइस्तगी से पेश आईं। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा नहीं था, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी जब सुबह की रवानगी की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी तो वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगी। उन्होंने अजीज़ को इस मुहिम की तैयारी के बाद से नहीं देखा था। वो इसका शुक्रिया अदा करने में मुनासिब तरीके से पेश आईं। आपको टिकटों की ज़रूरत नहीं, बराह करम अपने नौकर को रोकें। मारा बार की ब्रांच लाइन पर कोई टिकट नहीं है, ये इसकी खासियत है। आइए गाड़ी में तशरीफ़ ले आएँ और आराम करें जब तक मिस्टर फील्डिंग हमसे आ मिलेंगे। क्या आपको मालूम है आप पर्दे में सफ़र करने वाली हैं? क्या आपको ये पसंद आएगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उन्हें यकीनन पसंद आएगा। ट्रेन आ चुकी थी। एक हजूम इनकी गाड़ी की सीटों पर बंदरों की तरह चढ़ा हुआ था। अजीज़ ने अपने दोस्तों से नौकर उधार लिए थे। अपने 3 नौकर भी साथ लाया आया था। नतीजतन नौकरों में पहली तरजीह के मामले में झगड़े हो रहे थे। ख़वातीन का नौकर एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। उन्होंने उसे इस वक्त मुलाज़म रखा जब वो बम्बई में अभी सियाहती सफ़र पर था। होटल या शानदार लोगों के दरमियान वो बेहतरीन काम कर लेता था, लेकिन जब भी वो ऐसे लोगों से मिलते जिन्हें वो कमतर समझता था तो फिर वो इन्हें बेइज्जत छोड़ देता था। रात अब भी तारीक थी, लेकिन इसमें एक आर्जी रोशनी थी जो इसके इख्तिताम की निशानी थी। एक शेड की छत पर बैठी हुई स्टेशन मास्टर की मुर्गियां उल्लू के बजाय पतंगों के ख्वाब देखने लगी थी। चिराग बुझा दिए गए थे ताकि बाद में उन्हें बुझाने की जहमत से बचाया जा सके। तंबाकू की बू और थूकने की आवाज़ें तीसरी जमात के मुसाफिरों के अंधेरे गोशों से सुनाई दे रही थी। सरों से कपड़े हटाए गए, दरख्त की टहनियों से दांत साफ किए जाने लगे। एक जूनियर अफसर इतना पुरयकीन था कि एक और सूरज ज़रूर तुलू होगा। उसने जोश से घंटी बजा दी। इससे नौकर परेशान हो गए। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि ट्रेन रवाना हो रही है, और ट्रेन के दोनों सिरों पर दौड़ते हुए मन्नत समाजत करने लगे कि अभी भी बहुत कुछ पर्दे वाली गाड़ी में मुंतकिल होना बाकी था। एक पीतल से बंधा हुआ बॉक्स, एक खरबूजा, एक तौलिया जिसमें अमरूद बड़े हुए थे, एक सीढ़ी और बंदूक। मेहमानों ने ठीक तरीके से बर्ताव किया। उन्हें नस्ल का कोई शऊर नहीं था।
मौत बहुत बूढ़ी थी और मिस अदीला कोस्टेड बिल्कुल नहीं। उन्होंने अजीज़ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसे किसी ऐसे नौजवान के साथ जो दही इलाके में उनके साथ मेहरबान रहा हो। इस चीज़ ने अजीज़ को बहुत मुतासर किया। उसे उम्मीद थी कि वो मिस्टर फील्डिंग के साथ पहुँचे, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। वो अपने नौकरों को वापस भेज दें, उसने मशवरा दिया। कुछ नौकर आप वापस भेज दें। लड़की ने बेसब्री से कहा, मास्टर ने कहा था मैं आऊँ। मालकिन कहती है तुम जाओ। मास्टर ने कहा सारा दिन सर रोनी ने कहा था सारा दिन ख़वातीन के करीब रहो। खैर तुम्हारी ख़वातीन नहीं चाहती। उसने मेज़बान की तरफ मुड़कर कहा, डॉक्टर जी बराह करम इन्हें रुखसत कर दें। मोहम्मद लतीफ़ अजीज़ ने पुकारा। गरीब रिश्तेदार ने खरबूजे के साथ फेस का तबादला किया और रेलवे की गाड़ी की खिड़की से झांका जिसकी अफरा तफरी की वो निगरानी कर रहा था। ये मेरे कज़न है जनाब मोहम्मद लतीफ़। हाथ ना मिलाएं, ये पुराने ज़माने के हिंदुस्तानी हैं, वो सलाम करना पसंद करते हैं। देखा मैंने कहा था लतीफ़ तुमने कितनी खूबसूरती सलाम किया। देखो वो कुछ नहीं समझा, वो अंग्रेज़ी नहीं जानता। तुम झूठ बोलते हो, बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा। मैं झूठ बोलता हूँ, वो मज़ाहिया आदमी बूढ़ा नहीं है। हम बाद में इसके साथ बहुत मज़ेदार मजाक करेंगे। वो हर तरह की छोटी बातें करता है। वो बेवकूफ़ नहीं है जितना आप सोचते हैं, इंतहाई गरीब भी है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा ख़ानदान बड़ा है। अजीज़ ने अपने बाजू को इसकी मैली गर्दन के गिर डाला। प्लीज़ अब अंदर तशरीफ़ लाएं और आराम से बैठें। आखिरकार मशरक़ी अफरा तफरी का मशहूर तासुर ख़त्म होता नज़र आया। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे दीगर मेहमानों का भी इस्तकबाल करना। वो दोबारा बेचैन होने लगा क्योंकि वक्त में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, मगर फिर भी फील्डिंग एक अंग्रेज़ था। वो कभी ट्रेनें मिस नहीं करते। गोड बोले एक हिंदू था, उसे गिना नहीं जाता। इस मंतक से तसल्ली हुई कि वो रवानगी के करीब आते आते पुरसुकून हो गया। मोहम्मद लतीफ़ ने एंटनी को ना आने के लिए रिश्वत दे दी थी। वो प्लेटफार्म पर इधर उधर चहलकदमी करते और बातें कर रहे थे। वहाँ वो दोनों मिस्टर फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले का इंतज़ार कर रहे थे। अजीज़ की घबराहट अब वापस आ रही थी। वो हर लम्हा प्लेटफार्म पर नज़रें दौड़ाता और हर छोटी सी आवाज़ पर भी चौंक जाता। मिसिज़ मोर और मिसिज़ अडेला कोस्टेड ट्रेन में बैठ गई थी, जबकि नौकर और दीगर सामान बाहर प्लेटफार्म पर अब भी बिखरा हुआ था। क्या आपको यकीन है कि वो लोग वक्त पर आएंगे? अजीज़ ने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए कहा। हाँ यकीनन वो आएंगे, मिसिज़ मोर ने इत्मीनान से जवाब दिया। अंग्रेज़ हमेशा वक्त की पाबंदी करते हैं। मगर अजीज़ के दिल में अभी भी बेचैनी थी। उसे फील्डिंग पर भरोसा था, मगर गॉड बोले उसकी सुस्ती और बेनियाजी ने हमेशा अजीज़ को परेशान किया था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अजीज़ ने घड़ी की तरफ बार बार देखा। आखिर दूर से एक आवाज़ आई। फील्डिंग और गॉड बोले प्लेटफार्म की तरफ आ रहे थे। फील्डिंग पुरसुकून और बेफिक्री के साथ चल रहा था, जबकि गॉड बोले अपनी धीमी रफ्तार से आ रहा था जैसे वक्त का कोई एहसास ना हो। ओ खुदा का शुक्र है, अजीज़ ने खुशी से कहा। मैं तो डर रहा था कि शायद आप लोग अब नहीं आएंगे। हम वक्त पर हैं, अजीज़ को फील्डिंग ने जवाब दिया। वो हंस रहा था। कुछ वक्त पर अजीज़ ने मजाक में कहा, लगता प्रोफेसर साहब हमेशा किसी न किसी इबादत या रस्म में मसरूफ़ रहते हैं। गोड बोले ने मुस्कुराते अपना सर हिलाया, नरम आवाज़ में कहा, वक्त की कोई कैद नहीं अजीज़ साहब, सब कुछ अपनी जगह और वक्त पर है। फील्डिंग ने जल्दी से सामान को उठाने का इंतज़ाम किया और सब लोग गाड़ी में सवार हो गए। अजीज़ अब कदर सुकून में था। वो मुतमईन था कि सब कुछ ठीक चल रहा और सफ़र बखैर गुजरेगा। कि ट्रेन ने धीरे धीरे हरकत शुरू की और अजीज़ की आंखों में एक नया जोश था। ये सफ़र एक नया तजर्बा था, एक नई दास्तान जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। सब ने इस बात से इत्तफाक किया कि वो नौकरों को ज़रूरत से ज़्यादा ले आए हैं और अब मराबाद स्टेशन पर 2 या 3 को छोड़ना पड़ेगा। अजीज़ ने यह भी बताया कि वो गारों में 2-1 छोटे छोटे मजाक करने का इरादा रखता है, बदनीयती नहीं है बल्कि मेहमानों को हंसाने के लिए। बूढ़े शख्स ने अपने सर को हल्के से एक तरफ झुकाते हुए उसकी बात से इत्तफाक किया। वो हमेशा ख़ुद को मजाक का निशाना बनाने के लिए तैयार रहता था। उसने अजीज़ को कहा कि अब उसे बिल्कुल न बख्शे। अपनी अहमियत से खुश होकर उसने एक बेहुदा कहानी सुनानी शुरू की। ये बात फिर कभी बताना भाई, जब मेरे पास ज़्यादा वक्त हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ मेहमानों में 3 यूरोपियन है, एक हिंदू है और बहुत से मुसलमान हैं। हरगिज़ नहीं भूलना, प्रोफेसर गोडबेले का ख़ास ख्याल रखना, वो ये ना समझे कि हम उनके मुकाबले में अपनी बाकी मेहमानों को ज़्यादा अहमियत देते हैं।
बेफिक्र रहिए, मैं उनके साथ फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करूँगा, ये आपकी मेहरबानी होगी, मगर नौकरों का ख्याल रखना और भी ज़्यादा अहम है। हमें किसी तरह की बदनज़मी का तासर नहीं देना, ये काम मुमकिन है। मैं तवक्को करता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से अंजाम दोगे। पर्दे वाली गाड़ी से एक चीख सुनाई दी और ट्रेन चल पड़ी। वो खुदा की पनाह, मोहम्मद लतीफ़ चिल्लाया। वो दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ लपका और एक डब्बे के पायदान पर छलांग लगाकर चढ़ गया। अजीज़ ने भी ऐसा किया। ये कोई मुश्किल काम न था, क्योंकि ब्रांच लाइन की ट्रेन ख़ास तौर पर रफ्तार नहीं पकड़ती। हम बंद रहें, फिक्र न करें, उसने हंसते हुए सलाख को पकड़ कर कहा। फिर वो चीखा, मिस्टर फील्डिंग, मिस्टर फील्डिंग। वो दोनों फील्डिंग को गोरा वे बोले, लेवल क्रॉसिंग पर रुके हुए थे। एक होलनाक काफर, गेट्स पहले बंद हो गए थे। वो अपना टोंगा से कूद पड़े। वो इशारे करने लगे, मगर इसका क्या फ़ायदा, इतने करीब होकर भी इतने दूर। जैसे ट्रेन पटरियों से गुजरी, बात करने का मौका मिला। बराहे करम, तुमने मुझे तबाह कर दिया। ये सब गोडबोले की पूजा की वजह से हुआ, अंग्रेज़ ने कहा। बरहमन ने नीचे नज़रें कर लीं, मज़हब की शर्मिंदगी, क्योंकि हकीकत उसने दुआ की मुद्दत का गलत अंदाज़ा लगाया था। छलांग लगा दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अजीज़ ने पागलों की तरह चीखते कहा। ठीक है, हाथ दो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालेगा। मिसिस मोर ने शदीद एहतजाज किया। फील्डिंग ने छलांग लगाई, मगर वो नाकाम हो गया। उसके दोस्त का हाथ छूट गया, वो ट्रेन की पटरियों पर गिर गया। ट्रेन गुजर गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्ला कर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, फिक्र मत करो। फिर उनकी आवाज़ की पहुँच से बाहर हो गया। मिसिस मोर और मिस अडेला कोस्टे, हमारी मुहिम बर्बाद हो गई है। वो तकरीबन रोते हुए पायदान के साथ लटका हुआ था। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम खुद को भी और मिस्टर, वरना तुम खुद को और मिस्टर फील्डिंग को भी मार डालोगे। मुझे तो कोई तबाही नज़र नहीं आ रही। वो कैसे, और मुझे समझाओ, उसने बच्चों की तरह बेचारगी से कहा। हम सब मुसलमान होंगे जैसे तुमने वादा किया था। वो हमेशा की तरह कामिल थी। उनकी अजीज़ मिसिस मोर, मस्जिद में इनके लिए जो मोहब्बत थी वो दोबारा जाग उठी, मज़ीद ताज़गी के साथ। वो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो इनकी खुशी के लिए जान भी दे सकता था। डॉक्टर अजीज़, अंदर आ जाओ, तुम हमें चक्कर दे रहे हो, दूसरी खातून ने पुकारा। अगर वो इतने बेवकूफ़ हैं कि ट्रेन छूट जाए तो ये उनका नुकसान है, हमारा नहीं। ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, तुम्हारी कुछ गलती नहीं है। चलो और गाड़ी में बैठो, हम इनके बगैर भी शानदार वक्त गुजारेंगे। मिसिस मोर की तरह अडीला मुखलिस और मेहरबान थी। दोनों शनासा ख़वातीन, और एक कीमती सुबह के लिए वो अजीज़ की मेहमान थी। वो ख़ुद को अहम और काबिल समझ रहा था। फील्डिंग की गैर मौजूदगी उसके लिए ज़ाती तौर पर नुकसान थी, क्योंकि वो दोस्त और गुज़रते लम्हे के लिए अजीज़ से दूर होता जा रहा था। लेकिन अगर फील्डिंग मौजूद होता तो वो हमेशा की तरह उसकी रहनुमाई में रहता। हिंदुस्तानी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, अफसरान हमेशा कहते थे, और कभी कभार तो हमीदुल्ला भी यही कहता था। वो इन मायूस लोगों को दिखा देगा कि वो सब गलत हैं और हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। फ़ख्र से मुस्कुराते उसने बाहर की तरफ देखा, जहाँ अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय एक स्याह हरकत के जो अंधेरे में हिल रही थी। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा, जो बिच्छू की बिखरी शक्ल के सितारे मांद पड़ने लगे थे। फिर वो खिड़की के ज़रिए दूसरी जमात के डब्बे में दाखिल हो गया। मोहम्मद लतीफ़, वैसे इन गारों में है क्या भाई कि हम सब इनको क्यों देखने जा रहे हैं? इस तरह के सवालात मुख्तलिफ लोग कर रहे थे, और वो उन सब की समझ से बाहर था कि वो इन गारों में क्या देखने जा रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही जवाब दे सका कि खुदा और मकामी देहातियों को मालूम है कि उन गारों में क्या, और देहाती तो खुशी खुशी उनके रहनुमा बनने को तैयार होंगे। कैसी टू इंडिया, चैप्टर 14। ज़्यादातर ज़िंदगी इतनी बेरंग होती है कि इसके बारे में कहने को कुछ नहीं होता, और जो किताबें या बातें उसे दिलचस्प बताने की कोशिश करती हैं वो अपनी मौजूदगी को जायज़ करार देने के लिए मुबालगा आराई करती हैं। अपने काम या समाजी ज़िम्मेदारी के ख्याल में इंसानी रूह ज़्यादातर सोती रहती है। खुशी और दर्द के फ़र्क को तो महसूस करती है, मगर इतनी बेदार नहीं होती जितनी कि हम जाहिर करते हैं। और सबसे दिलचस्प दिन में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब कुछ नहीं होता। अगरचे हम कहते हैं कि मैं वाकई लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ या मैं खौफज़दा हूँ, तो दर हकीकत हम मुखलिस नहीं होते। जहाँ तक मुझे कुछ महसूस होता है वो है लुत्फ़अंदोज़ी या खौफ। हकीकत में बस
इतना ही होता है, और अगर कोई बिल्कुल मुतवाज़न मखलूक होती तो वो खामोश रहती। इत्तेफाक से मिसिज़ मोर और मिस एडिला कोस्टर ने पिछले 2 हफ्तों से कोई ख़ास एहसास शिद्दत से महसूस नहीं किया था। जब से प्रोफेसर गोदबोल ने अपना अजीब सा गीत गाया था, वो दोनों कमोबेश अपने खौलों में जी रही थी। इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क था कि बुज़ुर्ग खातून ने अपनी बेइज्जती को कबूल कर लिया था, जबकि नौजवान लड़की उनसे खफा थी। एडेला का ईमान था कि ज़िंदगी के हर वाक़े की अहमियत होती है और वो दिलचस्प होता है। अगर उसे बोरियत महसूस होती तो वो ख़ुद को सख्ती से मलामत करती और अपने लबों को ज़बरदस्त जोशीले जुमले कहने पर मजबूर करती। ये इसके सच्चे किरदार में वो वाहद बेईमानी थी जो दरअसल इसकी जवानी के फ़िक्री एहतजाज का एक इजहार थी। वो ख़ास तौर पे इसलिए परेशान थी क्योंकि वो न सिर्फ हिंदुस्तान में थी बल्कि मंगनी शुदा भी थी, और ये 2 अहम वाक़यात इसके हर लम्हे को अजीमुल शान बना देना चाहते थे। आज सुबह हिंदुस्तान वाकई ही धुंधला सा लग रहा था। हालांकि वो उसे हिंदुस्तानियों की रहनुमाई में देख रही थी। उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो अजीज़ और इसकी तैयारियों के बारे में ज़्यादा जोश नहीं महसूस कर सकी। वो हरगिज़ नाखुश नहीं थी, ना ही अफसुर्दा थी, बल्कि इर्द गिर्द की अजीबो गरीब मुख्तलिफ चीज़ें, मज़ाहिया पर्दा, गाड़ी, कालीन और तकियों के ढेर, लढ़कते हुए खरबूजे, मीठे तिलों की खुशबू, सीढ़ी, पीतल का बंद डब्बा और महमूद अली के खानसामे का बाथरूम से अचानक नमूदार होना जिसके हाथ में चाय और अंडे की ट्रे थी। सब चीज़ें नई और दिलचस्प थी। वो इन पर मुनासिब तबसरा करती रही, मगर वो उसके जहन में गहरी तरह असर नहीं डाल सके। चुनांचे उसने ये सोचकर तसल्ली पाने की कोशिश की कि अब इसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी रोनी होगी। कौन कितना खुश मिजाज नौकर है, एंटनी के बाद कितनी बड़ी राहत है। ये लोग ज़रा चौंका देते हैं। ये चाय बनाने की भी अजीब जगह, मिसेस मोर ने कहा, जो दरअसल कुछ देर सोना चाहती थी। वो एंटनी को निकाल देना चाहती हूँ। प्लेटफॉर्म के इस रवैये ने मुझे फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। मिसेस मोर का ख्याल था कि शिमला पहुंचकर एंटनी का बेहतर रूम सामने आएगा। मिस एडिला कोस की शादी शिमला में होने वाली थी। कुछ कज़न्स जिनका घर तपते रास्ते के बिल्कुल सामने था, उन्हें मदऊ किया गया था। बहरहाल हमें एक दूसरा नौकर लेना होगा क्योंकि शिमला में तो तुम होटल में होगी और मुझे नहीं लगता कि रोगनी का वालिद मुनसिबे बनाना पसंद करती थी। बहुत अच्छा, तुम दूसरा नौकर ले लो। मैं एंटनी को अपने पास रखूँगी। मैं इसकी गैर दिलकश आदत की आदी हो चुकी हूँ। वो मुझे गर्मियों के मौसम से अच्छे तरीके से गुजार लेगा। मुझे गर्मियों के मौसम पर यकीन नहीं। ऐसे लोग जैसे मेजर कैलेंडर जो हमेशा इसका जिक्र करते थे, वो ये उम्मीद करते थे कि मैं ना तजर्बाकार और हमें कमज़ोर महसूस करवाएं, जैसे उनका हमेशा कहना हो। मैं इस मुल्क में 20 साल से हूँ, मुझे गर्मियों के मौसम पर यकीन है, मगर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसे कैद कर देगा जैसे वो करने वाला है, क्योंकि रोनी और एडेला की सुस्त रवि की वजह से वो मई तक शादी नहीं कर सकेंगे और नतीजतन मिसेस मोर शादी के फ़ौरन बाद इंग्लैंड नहीं जा सकेंगी, जो कि उन्हें उनकी ख्वाहिश थी। मई तक हिंदुस्तान और आसपास के समुंदर पर आग की दीवार कायम हो चुकी होगी और उन्हें हिमालय के बुलंदियों पर या तो रहना पड़ेगा। दुनिया के ठंडा होने का इंतज़ार करते हुए मैं ख़ुद को कैद नहीं होने दूंगी, लड़की ने ऐलान किया। मुझे इन औरतों के साथ बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करती जो अपने शौहरों को मैदानों की गर्मी में छोड़ देती है। मिसेस मैकब्राइड ने शादी के बाद एक बात भी नीचे रखने की जहमत नहीं की। वो अपने नहायत ज़हीन शौहर को साल का आधा हिस्सा अकेला छोड़ देती हैं और फिर हैरान होती हैं कि वो इनसे दूर दूर क्यों रहते हैं। दरअसल इनके बच्चे हैं और हाँ, ये सच है, मिस एडिला कोस्टर ने झिझकते हुए कहा। सबसे पहले तो बच्चों का ही ख्याल आता है जब तक कि वो बड़े होकर शादी नहीं कर लेते, और जब ऐसा हो जाता है तो तब इंसान को दोबारा अपने लिए जीने का हक मिलता है, चाहे वो मैदानों में हो या पहाड़ों में, जैसा भी हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक रह रही हो, मैंने कभी इस पहलू से नहीं सोचा। अगर इंसान हद से ज़्यादा बेवकूफ़ और बूढ़ा ना हो जाए। उन्होंने अपना खाली कप नौकर के हाथ में थमा दिया। मेरा
मेरा इरादा यह है कि मेरी कज़न शिमला में मेरे लिए एक नौकर ढूंढे, कम से कम शादी के मरहल तक मेरा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद रोनी का इरादा है कि वो अपने अमले को मुकम्मल तौर पर असर नौ तरतीब देगा। वो एक कंवारे के लिए ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, मगर शादी कर लेगा तो यकीनन उसे कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। उसके पुराने नौकर मुझसे काम लेना पसंद नहीं करेंगे और मैं इस सिलसिले में उन्हें कसूरवार भी नहीं समझती। मिसेस मोर ने खिड़कियां ऊपर उठाई और बाहर झांक कर देखा। उन्होंने रोनी और एडेला को उनकी मुश्तरका ख्वाहिश पर इकट्ठा तो कर दिया था, मगर वो इन्हें मज़ीद कोई मशवरा नहीं दे सकती थी। उन्हें बढ़ती हुई शिद्दत से यह एहसास होने लगा था कि ये एक ख्वाब था या खौफनाक हकीकत। अगरचे लोग अहम होते हैं, मगर इनके दरमियान तल्लुकात नहीं। ख़ास तौर पर शादी के बारे में बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। सदियों की जिस्मानी कुर्बत के बावजूद भी इंसान अभी तक दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। आज उसे ये बात शिद्दत से महसूस हो रही थी, जैसे खुद एक तल्लुक हो, जैसे ये खुद एक शख्स हो जिसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या पहाड़ नज़र आ रहे हैं? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ अंधेरे के मुख्तलिफ रंग। हम इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते जहाँ मेरा लगड़ बगड़ था। वो हमेशा के लिए कायम रहने वाली गहरी शाम में झांक रही थी। ट्रेन एक नाले को अबूर कर रही थी। पुमेर पुमेर, ये वो आवाज़ थी जो पहियों के पुल से ऊपर चलते हुए पहियों ने पैदा की। 100 गज के बाद एक और नाला आया, फिर तीसरा, जिससे जाहिर होता था कि ये इलाका बुलंद ज़मीन के करीब है। शायद ये हमारी जगह बारह रेलवे सड़क लाइन के साथ साथ ही चलती है। इसका हादसा एक खुशगवार याद थी, वो खुश सादा तरीके से महसूस कर रही थी। उसके बाद जब उनका तजज़िया करते जिसमें टर्टन और बर्टन जैसे लोग शामिल होते तो ट्रेन उनके जुमलों का साथ देती। ट्रेन आधी सोई हुई बगैर किसी मकसद के जा रही थी। उसके किसी डब्बे में कोई अहम मुसाफिर नहीं थे। शायद लाइन की ट्रेन एक नीचे पगडंडी पर भटक रही थी जो बेरंग मैदानों के दरमियान थी। इसका पैगाम, क्योंकि यकीनन इसका कोई पैगाम तो होगा, इनके तैयारशुदा जहन से जो बहुत दूर था, कि बहुत पीछे एक चीख के साथ जो हकीकत का इजहार कर रही थी। ट्रेन तेज़ी से दौड़ती जा रही थी, जो अहम शहरों जैसे कलकत्ता और लाहौर को आपस में मिलाती थी, जहां दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं और शख्सियात बनती हैं। वो समझ सकती थी कि बदकिस्मती से हिंदुस्तान में भी चंद अहम चीज़ें हो सकती हैं। हिंदुस्तान इनकी तकलीफ़ों से नावाकिफ़ है, वो पूरी दुनिया की तकलीफ़ों से वाकिफ़ है। इनकी गहराइयों तक वो अपनी ज़बानों से मज़ाक़ खेज़ और शान व शौकत भरी हुई चीज़ों के ज़रिए पुकारती हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कभी वजाहत नहीं की, ना कोई वादा किया। ये सिर्फ एक इल्तजा है, मैं तुम्हें शिमला ले आऊँगी जब मौसम ठंडा हो जाएगा, हकीकत में तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। इस काबिले एतमाद लड़की से उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, तब हमें कुछ मुग़लों के आसार भी देखेंगे। ये तो भयानक बात होगी अगर हम ताज महल देखने से महरूम रहें। फिर मैं तुम्हें वहाँ बम्बई से रुखसत करूँगी। इस मुल्क में तुम्हारा आखिरी मंजर यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। फिर मिसेस मोर तो सो गई। सुबह सवेरे की रवानगी से थकी हुई उनकी तबीयत कुछ कमज़ोर थी और उन्हें ये मुहिम सर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो दूसरों की खुशी की खातिर खुद को संभाल कर लाई थी। इनके ख्वाब भी उन्हीं की तरह थे, लेकिन वो इनके दूसरे बच्चों को चाहते थे, जैसे स्टेला और राल्फ। वो इन्हें समझा रही थी, ख्वाबों में भी वो एक ही वक्त में दो ख़ानदानों में हो सकती हैं। जब वो जागी तो एडेला ने मनसूबाबंदी करना छोड़ दिया था और खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी। ये कहते हो कि वाकई ही ये तो बहुत हैरान कुन है। शहरी स्टेशन के बुलंद मुकाम से भी पहाड़ियाँ हैरान कुन लग रही थी। यहाँ मारा बार देवता थे जिनके लिए ज़मीन एक भूत जैसी थी। कौवा डोल सबसे करीब था। एक मजबूत चट्टान की सूरत में ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ था, जिसकी एक चोटी पर चट्टान लटकी हुई थी। अगर ये इतना बड़ा टुकड़ा चट्टान कहलाने के काबिल हो तो इसके पीछे झुकी हुई पहाड़ियाँ थी जिनमें ख़ास गागारें मौजूद, हर एक अपने पड़ोसी से वसी मैदान के रास्ते से जुदा थी। ये मंजर जो कुल मिलाकर 10 पहाड़ियाँ थी। जैसी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब से गुजरी, थोड़ी सी हरकत में आई, जैसे वो उनकी आमद का मुशाहिदा कर रही हूँ। मैं ये मंजर किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। लड़की ने अपने जोश को बढ़ा चढ़ा कर कहा, देखो सूरज निकल रहा है, ये मंजर कितना शानदार लग रहा है।
जल्दी से देखिए, वो मिसेस मोर से कह रही थी। देखो, मैं ये मंजर किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना चाहती। अगर हम टर्टन और इनके साथियों के साथ रहते तो हम ये मनाजर कभी ना देख पाते। जैसे वो बोल रही थी, बाएं तरफ का आसमान नाराज नारंगी रंग में बदल गया। रंग शिद्दत के साथ बढ़ने लगे। दरख्तों के नमूने पीछे से उभर रहे थे। रोशनी की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही, नाकाबिले यकीन हद तक रोशन हो गई। हवा के गिर्द के खिलाफ बाहर से जोर डाल रही थी। वो एक मोजज़े का इंतज़ार कर रहे थे, मगर इस बुलंद तरीन लम्हे में जब रात को मर जाना चाहिए तो इनको ज़िंदा होना जाना चाहिए था, वहाँ कुछ भी ना हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमानी चश्मे में से नेकी ने काम करना छोड़ दिया। मशरक़ की रंगीनियाँ मांद पड़ने लगी, पहाड़ियाँ मद्दुम सी लगने लगी, हालांकि वो ज़्यादा रोशन थी, और एक गहरी मलाई सुबह की हवा के साथ अंदर दाखिल हो गई। जब वो कमरा तैयार था, जब वहाँ वो बिल्कुल बांसुरियों के साथ दाखिल हुआ, सूरज बगैर किसी शान शौकत के तलू हुआ और जल्दी उसे दरख्तों के पीछे पीला सा होते नजर आता देखा गया। ये यकीनन झूठा सवेरा नहीं था। क्या ये ऊपर की फ़ज़ा की गर्द की वजह से नहीं होता जो रात के दौरान नीचे गिरती है? सुबह बखैर, अपनी अपनी टोपियाँ पहन लो। अजीज़ ने ट्रेन के दूसरे सिर से चीख कर कहा, फ़ौरन अपनी टोपियाँ पहन लो। और सुबह का इब्तदाई सूरज सर के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, मैं डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ। सुबह बखैर, अपनी टोपियाँ पहन लो। मेरी मोटी खोपड़ी के लिए नहीं, वहाँ अपने सर पीटते अपने बालों की मोटी गठियाँ दिखाते हो। कितना प्यारा इंसान है, एडेला ने धीमी आवाज़ में कहा। सुनो, मोहम्मद लतीफ़ कह रहा, सुबह बखैर। कई बेमकसद से मजाक उनके दरमियान चल रहे थे। डॉक्टर अजीज़, क्या हुआ? तुम पहाड़ों को ट्रेन तो रुकना भूल गई। शायद ये गोल दायरे में चलने वाली ट्रेन और बगैर अटके चंद्रपुर वापस जा रही है, कौन जानता है। 1 मील के फासले पर मैदान में भटकते ट्रेन एक हाथी के सामने सुस्त होगी। वहाँ एक प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन वो इतना मामूली था कि कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। एक हाथी जिसकी पेशानी पर रंगीन सी चीज़ें बनी थी, सुबह के वक्त अपनी सूंड को लहरा रहा था। क्या हैरत अंगेज़ चीज़ है, ख़वातीन शाइस्तगी इसका। अजीज़ ने कुछ न कहा, लेकिन फ़ख्र और इत्मीनान से फटने वाला था। यह हाथी पिकनिक की सबसे बड़ी खुसूसियत थी। उसको खुदा जानता था कि उसे हासिल करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। ये एक नीम सरकारी इंतज़ाम था जिसे नवाब बहादुर के ज़रिए हासिल करना बेहतर समझा गया, और नवाब बहादुर तक पहुँचने का बेहतरीन तरीका नूरुद्दीन था। लेकिन वो कभी भी ख़तों का जवाब नहीं देता था। ताहम उसकी वालदा को उस पर बड़ा असर था। वो हमीदुल्ला बेगम की दोस्त थी, जिन्होंने बड़ी मेहरबानी से वादा किया था कि वो उससे बातचीत करेंगी, बशर्ते पर्दे वाले डब्बे का टूटा हुआ शटर जल्दी कलकत्ता से वापस आ जाए। ये सोच कर कि हाथी को इतने लंबे और नाजुक सिलसिले के ज़रिए हासिल करना, अजीज़ दिल ही दिल में मशरक़ की हिस्से मज़ा और खुशियों भरी हकीकत को सराहता रहा। मोहम्मद लतीफ़ भी मुतमईन था, क्योंकि वो मेहमानों के साथ अब ट्रेन छोड़ चुके थे, जिनकी वजह से वो होदे पर सवार हो सकते थे, बजाय इसके कि वो किसी गाड़ी में पीछे पीछे चलता। खादम भी खुश थे, क्योंकि एक हाथी ने उनके वक़ार में इजाफा कर दिया था, और वो सामान को धूल में फेंक रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चीखों पुकार करके एक दूसरे को अहकामात दे रहे थे। उनकी आवाज़ें खुशी से भरपूर थी। वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा और वापस आने में 1 घंटा, और गारों के लिए 2 घंटे, जो हम 3 कहेंगे। अजीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसमें कुछ शाहाना अंदाज आ गया। वापसी की ट्रेन 11:30 बजे आप ठीक अपने मामूल के वक्त पर, यानी 1:15 पर चंद्रपुर में मिस्टर हसलब के साथ दोपहर के खाने के लिए बैठ जाएंगी। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। 4 घंटे ये एक छोटा सा सफ़र है। 1 घंटा किसी इजाफी हादसे के लिए जो अक्सर हमारे लोगों में होता रहता है। मेरा इरादा यह कि सब कुछ आपके मशवरे के बगैर प्लान कर दूं, लेकिन अगर आप मिसिस मोर या मिसिस एडेला कोस्ट किसी भी वक्त तब्दीली चाहें तो बताएं। इसका मतलब है गारों का मंसूबा देखने को तो तरक नहीं करना आपने, मुत्तफिक है तो फिर इस जंगली जानवर पर सवार हो जाइए। एक छोटा सा दरबार का मज़ाहिया मंजर था, जिससे सिर्फ ख़वातीन परेशान हुई, जबकि वो इन्हें खुश करने के लिए कर रहे थे। दोनों को अमली मजाक पसंद नहीं था। फिर हाथी ने 2 धचकों में खड़े होकर 10 फुट ऊंचा कर दिया। इनके नीचे जिंदगी का वो मलबा था जो हमेशा हाथी के पैरों के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। देहाती नंगे बच्चे, खादम जोर जोर बर्तनों को टुंगों में डाल रहे हैं। हसन घोड़े पर कब्जा कर चुका था, जो अजीज के लिए मखसूस था, और महमूद अली के आदमी को अपने मुकाम से चैलेंज कर रहा था। और वो बर्मन, जो प्रोफेसर गोद बोले के लिए पुकारने के लिए मुकर्रर किया
था उसे एक बबोल के दरख्त के नीचे बिठा दिया गया क्योंकि ताकि वह उसके वापस आने का इंतज़ार करे। ट्रेन जो खुद भी वापस जाने वाली थी खेतों में लरजती हुई दूर चली गई, जैसे कोई काफ़ी सूंडी इधर उधर टहल रही हो। और दूसरी हरकत जो दिखाई दे रही थी वो ऐसी थी जैसे कुछ ईंटें हरकत कर रही हो। दर हकीकत कुओं की धरियाँ थी जो कीचड़ की बुनियादों पर ऊपर नीचे हो रही थी। मैदान में हर तरफ पानी का एक कमज़ोर सा बहाव पैदा कर रही थी। मंजर खुशगवार था लेकिन उसमें कुछ ख़ास रंगीनी न थी और ना ही कोई ज़िंदगी नज़र आ रही थी। जैसे ही हाथी पहाड़ों की जानब बढ़ने लगा, पीले सूरज ने उस वक्त उनकी बुनियाद तक को सलाम कर लिया था और इनकी दरारों पर साए बना दिए थे। एक नई कैफियत पैदा हुई, एक रूहानी खामोशी जो कानों के अलावा दीगर हिस्सों में भी दाखिल हो गई। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं था, यानी आवाज़ें गूंजती नहीं थी और ख़यालात तरक्की नहीं करते। सब कुछ अपनी जड़ से कटा हुआ महसूस हो रहा था, फ़रेबज़दा लग रहा था। ये टीले, ये कब्रिस्तान, देवी पार्थिव के सीने, नीचे देहातियों ने जो जवाब दिया, फिर एक सांप के बारे में कुछ गलत फहमी, फिर मिस एडिला कोस्टर का एक पुतला, काला सा चीज़, पानी के रहने पर खड़ी चीज़ें, सांप, देहाती, सब कुछ अजीब हंगामा खेज था लेकिन वो इंतहाई शाइस्तगी से खामोश थी। अजीज़ ने तस्लीम किया कि दूर से देखने के वो भी चीज़ें दरख्त की तरह लगता है। कुछ भी वाज़िया ना हुआ। फिर कोई इन मनाजर में कोई रुमानियत भी नज़र नहीं आ रही थी। कावा डोल की चट्टानों से निकलने वाली गर्मी की तहें उनकी उलझनों में इजाफा कर रही थी। ये वक्फों के बाद आती थी और बेतरतीबी से हरकत करती थी। खेत का एक टुकड़ा जैसे फ्राई हो रहा था, अचानक से छलांग लगाता और पुरसुकून होता। जैसे जैसे वो करीब पहुँचे, शाओं की हरकत ख़त्म हुई। हाथी सीधा कावा डोल की तरफ बढ़ा, जिससे जैसे वो अपनी पेशानी से दाखिले की इजाज़त मांगने वाला हो। फिर वो मुड़ गया, इसके किनारे के एक रास्ता अख्तियार किया। पत्थर सीधे ज़मीन में घुसते चले गए जैसे चट्टानें समुंदर में गिरती हैं। जबकि मिस एडेला कोस्टर ने इस पर तबसरा किया कि ये मंज़र बहुत मुतासर कुन है। तभी मैदान खामोशी से गायब हो गया, जैसे वो छिलके की तरह उतर गया हो और दोनों अतराफ में अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सवाए चट्टानों के जो बिल्कुल मुर्दा और पुरसकून थी। आसमान हमेशा की तरह गालिब था लेकिन अब वो गैर सेहतमंद तौर पर करीब लग रहा था, जैसे वो चट्टानों की चोटियों से चिपका हुआ हो। अजीब गर्मी और चीज़ें थी। इनके मेहमानों ने नोट किया कि ये जगह ज़्यादा पुरकशिश नहीं है। वो चाहते थे कि काश ये कोई बेहतर मकाम होता, कोई मस्जिद होती या कोई और बिल्डिंग होती, लेकिन वो दोनों गर्मी से कुछ घबराई हुई थी लेकिन शुस्ता रहीं। अपनी खुश मिजाज और पुरएतमाद बातों के बावजूद वो इस खालिस हिंदुस्तानी मंजर को समझने में बेबस थी। कॉरिडोर तंग हुआ, फिर एक किस्म की ट्रे में फैल गया। कमोबेश एक टूटा फूटा सा टैंक पानी में रखा हुआ था जो जानवरों के लिए काफ़ी था। कीचड़ के करीब एक काला सुराख था। गारों में पहला 3 पहाड़ियाँ उस ट्रे के मुझे आपके खातम कितने एक अजीब सी भरी जगह। तब मिसेस मोर ने खुद से बुड़बुड़ाते कहा, आपके खादम कितने तेज़ हैं। मिस एडिला को ने हैरान किया क्योंकि एक कपड़ा पहले बुझा दिया गया जिसके दरमियान मुसनी बिछा दिया गया था, जिसके दरमियान मुसनी फूलों का एक गुलदान रखा था और मोहम्मद अली का बटलर उसी दूसरी बार अंडे और चाय पेश कर रहा था। मैंने सोचा था हम गारों के देखने से पहले खा लें और नाश्ते के बाद। क्या ये नाश्ता नहीं? क्या नाश्ता? हमने सोचा मैं आपके साथ ऐसा अजीब सलूक करूँगा। उसे खबरदार किया गया कि अंग्रेज़ कभी खाना नहीं छोड़ते और बेहतर है कि वह 2 घंटे बाद उन्हें खिलाए जब तक कि मुनासिब खाना तैयार ना हो जाए। कितनी अच्छी तरह सब कुछ तरतीब दिया गया। ये बात आप मुझे चंदरपुर में जाकर बताएंगी, चाहे अब मैं आप पर कितनी ही रुसवाइयाँ लाऊं, आप मेरी मेहमान है। वो संजीदगी से बात कर रहा था। वो चंद घंटों के लिए इस पर मुनहसर था। वो उनका शुक्रगुजार था कि उन्होंने खुद को ऐसी हालत में रखा हुआ था। अभी तक सब ठीक था। हाथी ने ताज़ा कटी हुई शाखों को खा रहा था। टूंगा की लकड़ियाँ उठ रही थी। बावर्ची का लड़का आलू चीर रहा था। हसन चीख रहा था। मोहम्मद लतीफ़ अपने हाथ में छुरी लिए खड़ा था। यूँ लगता था ये मुहिम काफ़ी कामयाब है और ये हिंदुस्तानी थे। एक गैर मारूफ नौजवान को दूसरे मुल्कों के मेहमानों की खिदमत का मौका दिया गया जो हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश होती है। हत्ता कि महमूद अली जैसे
तंजिया शख्स की हुई, लेकिन इन्हें कभी ये मौका नहीं मिलता। मेहमान नवाजी को हासिल किया गया था और इसके मेहमान थे, उसकी खुशी में इसकी इज्जत जुड़ी हुई थी। इसे किसी किस्म की तकलीफ़ भी होती तो शायद उसे दिली सदमा होता। ज़्यादातर मशरक़ी लोगों की तरह अज़ीज़ मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था और उसे दोस्ती समझ लेता था। वो ये नहीं देख पाता था कि इसमें कब्ज़े का एहसास भी शामिल होता है। सिर्फ जब मिसेस मोर या फील्डिंग उनके करीब होते तो वो कुछ ज़्यादा गहराई से देख पाता, जान पाता कि ये हासिल करने में ज़्यादा बरकत है या बजाय देने के। इन दोनों चीज़ों ने उस पर अजीब व गरीब असरात डाले थे। वो उनके दोस्त थे, हमेशा के लिए इनके दोस्त, वो हमेशा के लिए इनके दोस्त था। उनसे इतनी मोहब्बत करता था, देना और लेना एक जैसा हो गया था। वो इनसे हमीदुल्लाह ख़ानदान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि इससे मिलने के लिए उसने रुकावटों पर काबू पाया था और एक फ़राख दिल को तहरीक दी थी। तस्वीर इसकी रूम में उस आखिरी कोने तक मौजूद रही हमेशा के लिए। अब वो इन्हें देख रहा था जो एक डेस्क चेयर पर बैठी थी उस और चाय पी रही थी। वो लम्हे के लिए ऐसी खुशी मिली जो अपने ही ज़वाल के बीजों को साथ लिए हुई थी, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करती कि मैं और क्या कर सकता हूँ। इस तरह की दोबारा मेहमान नवाजी की उदास गर्दिश की तरफ से लौट आया। उसकी स्याह गोलियों जैसी आंखें नरम और इजहार करने वाली रोशनी से भर गई। उसने कहा, क्या आपको कभी हमारी मस्जिद याद आती है मिसेस मोर? हाँ हाँ याद है, उसने कहा। अचानक वो बहुत पुरजोश हो गई। और कैसे हैं सख्त बातें, आप कितनी अच्छी थी और मैं कितना बदतमीज़, हम दोनों कितने खुश थे। दोस्तियाँ हमेशा ज़्यादा मजबूत इसी तरह शुरू होती है। मेरा ख्याल है कभी मैं आपके दूसरे बच्चों की भी अपनी ज़िंदगी में मेज़बानी ज़रूर करूँगा। क्या आप दूसरों के बारे में जानते हैं? वो कभी इनके बारे में मुझसे बात नहीं करती। मिस एडिला कोस्ट ने खैर गैर अरादी तौर पर एक जादू को तोड़ते हुए, राल्फ स्टेला, मुझे इनके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन हमें अपनी गारों का दौरा करना नहीं भूलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में ख्वाबों में से एक यह है कि आप दोनों मेरी मेहमान बनकर यहाँ आई हैं, तो आपने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है, आप यहाँ से इतनी खुश जाएं कि मेरी ये कितनी शदीद ख्वाहिश है, आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं ख़ुद को एक बादशाह की तरह महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अब्बा-ओ-अजदाद बाबर के साथ अफ़गानिस्तान से आए थे और उनके साथ हरात में शामिल हुए। उनके पास कोई अपना हाथी नहीं होता और कभी कभी एक भी नहीं, मगर वो अपनी मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूलते। वो जब लड़ते हैं या शिकार करते हैं, भागते हैं, वो हमेशा पहाड़ों में कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। कभी भी मेहमान नवाजी और खुशी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खाना कम हो तो भी उसे खूबसूरती से तरतीब देना। सिर्फ एक मौसीकी का आला होता तो इसे खूबसूरत धुन बजाने पर मजबूर करता। मैं इसे अपना आइडियल मानता हूँ। वो एक महज़ब शरीफ आदमी था। अब वो बातें करते हुए एक अजीम बादशाह की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा, कोई और बादशाह आपका पसंदीदा है? मुझे नाम याद नहीं। आपने मिस्टर फील्डिंग के हाल जिक्र किया था, जैसे मेरी किताब औरंगज़ेब कहती है। आलमगीर, वो बिलाशुबा बहुत परहेजगार था, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी में बाबर ने कभी उससे बेवफाई नहीं की। इसके लिए आज सुबह मैं सिर्फ उसके बारे में सोच सकता हूँ। आप जानती हैं वो कैसे मरा? उसने अपने बेटे के लिए जान कुर्बान कर दी। ये जंग से कहीं ज़्यादा मुश्किल मौत थी। वो गर्मी में फंस गए थे, उन्हें ख़राब मौसम के लिए काबिल वापस जाना था, मगर रियासती वजूहात की बिना पर नहीं जा सके और आगरा में हुमायूं बीमार हो गया। बाबर ने बिस्तर के गिर्द 3 चक्कर लगाए और कहा, मैं इसे अपने ऊपर ले लिया, और उस वाकई उसने ले लिया और बुखार उसके बेटे को छोड़कर उसके अंदर आ गया और वो इस बुखार से मर गया। इसलिए मैं बाबर को आलमगीर से ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता, मैं देख रहा हूँ कि अब आप जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नहीं, मिसेस मोर ने उसके करीब बैठे हुए कहा। मुझे आपकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। आखिरकार वो इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहा था जिन्हें वो जानना और महसूस करना चाहती थी। फील्डिंग के बागीचे में भी, और फिर वही मशरक़ी गाइड जिसे वो सराहते थे। मुझे हमेशा मुगलों के बारे में बात करना अच्छा लगता है, ये बहुत खुशी है। हमें अकबर के बारे में भी कुछ बताएं। तो आपने अकबर का नाम सुना हुआ है? अच्छा, हमीदुल्लाह जिससे आप मिलेंगी वो आपको बताएंगे कि अकबर सबसे अजीम है। मैं कहता हूँ कि अकबर बहुत अजीम है, लेकिन वो आधा हिंदू था, वो एक सच्चा मुसलमान नहीं था। ये सुनकर हमीदुल्लाह कहता है, बाबर भी नहीं था, वो शराब पीता था, लेकिन बाबर हमेशा बाद में तौबा कर लेता था, जो कि मुकम्मल फ़र्क महसूस करता है। अगर अकबर कभी भी अपने मज़हब से उसने तौबा नहीं की, जो कि उसने
उसने कुरान के बजाय ईजाद किया। मगर क्या अकबर का नया मज़हब बहुत अच्छा नहीं था? पूरे हिंदुस्तान को अंदर समो लेना चाहता था। मिस एडिला कोस्टर अच्छा तो था मगर बेवकूफ़ी थी। आप अपना मज़हब रखें, मैं अपना बेहतरीन कोई चीज़ पूरे हिंदुस्तान को अपने अंदर नहीं समो सकती। यकीन कीजिए कुछ भी नहीं। और यही अकबर अली की सबसे बड़ी गलती थी। क्या आप वाकई ऐसा महसूस करते हैं डॉक्टर अजीज़? उसने कुछ सोचते हुए कहा। इस मुल्क में ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए जो सबके लिए मुश्तरक हो। मैं मज़हब की बात नहीं कर रही क्योंकि मैं ज़्यादा मजहबी नहीं हूँ, मगर कुछ तो होना चाहिए, वरना ये रुकावटें कैसे ख़त्म होंगी? वो तो बस आलमी भाईचारे की बात कर रही थी जिसका वो कभी कभार ख्वाब देखा करता था, मगर जैसे सादा अल्फाज में बयान किया गया वो झूठ बन गया। मेरी अपनी मिसाल लीजिए, वो जैसे मैं खुद की बात कर रही थी, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, मैं मिस्टर हसलब से शादी करने जा रही हूँ। जिस आप प्लीज़ मेरी दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। मिसेस मोर, क्या मैं अपना मसला डॉक्टर अजीज़ के सामने रख सकती हूँ? मेरा मतलब है हमारा अंग्रेज़ हिंदुस्तानी मसला। ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं प्यारी। हाँ, ये सच है। तो ये बात है कि मिस्टर हसलब से शादी करने के बाद मैं अंग्रेज़ हिंदुस्तानी कहलाऊँगी। उसने एहतजाज में हाथ बुलंद किया। नामुमकिन, ऐसी खौफनाक बातें वापस लीजिए। मगर ऐसा होगा, ये नागुज़ीर होगा। मैं इस लेबल से कभी नहीं बच सकूँगी। मैं एंग्लो इंडियन कहलाऊँगी। जो चीज़ें उम्मीद करती है मैं बच जाऊँ, वह ज़हनियत। कुछ औरतें वो रुकी, कुछ नाम देने से पहले वो झिझकी। वो पहले 2 हफ्ते पहले बेधड़क कह देती थी, मिसेस टर्न और मिसेस कैलेंडर। कुछ औरतें खैर हिंदुस्तानी के बारे में बेरहम और मगरूर होती हैं। मैं तो ख़ुद को माफ़ ना करूँगी अगर मैं उन जैसी बन जाऊँ। और यही मेरी मुश्किल है जो मुझे मेरे माहौल से महफूज रख सके, मुझे उन जैसा बनने से रोक सके। मेरे अंदर बहुत से काबिल अफसोस कमज़ोरियाँ, इसलिए मुझे अकबर के आलमी मज़े या इसके मुतबाले में वो बेहतर समझदार नहीं समझती। कि आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसकी बातें डॉक्टर अजीज़ को अच्छी लगी, मगर उसने अपने दिमाग को बंद कर लिया क्योंकि उसने अपनी शादी का जिक्र किया था। वो इस सिलसिले में शामिल नहीं होना चाहता था। आप मिसेस मोर के किसी भी रिश्तेदार के साथ यकीनन खुश रहेंगे, उसने रस्मी अंदाज में कहा। और मेरी खुशी है तो बिल्कुल मुख्तलिफ मसला है। ये मैं आपसे इस अंग्रेज़ हिंदुस्तानी की मुश्किल के बारे में मशवरा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कोई नसीहत करना चाहेंगे? आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और कभी भी हमारे लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। मुझे बताया गया कि हम 1 साल के बाद बदतमीज़ हो जाते हैं। तो आपको झूठ बताएगा। उसे तेज़ लहजे में कहा। उसने सच कहा। वो उसे छुप कर कही गई थी। अपने हालात में एक तौहीन लगी थी। फ़ौरन संभल गया और हंस दिया, मगर इसकी गलती ने उसकी गुफ्तगू को तोड़ दिया। वो गुफ्तगू ये तकरीबन एक महज़ब राब्ता बन चुकी थी जो एक सहरा के फूल की पंखड़ियों की तरह बिखर गई और पहाड़ियों के बीच तन्हा छोड़ दिया। चलिए, उसने दोनों को हाथ बढ़ाते हुए कहा। थोड़ी बेदली के साथ उठे और फिर सैरो तफरी के लिए रवाना हो गए। पहली गार कदरे आसान थी। वो पानी के एक छोटे से तालाब के किनारे गुजरे और फिर कुछ बेलुत्फ पत्थरों पर चढ़े। सूरज इनकी पीठों पर शिद्दत से गिर रहा था। सर झुकाकर वो एक एक करके पहाड़ों के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गए। छोटा सा स्याह सुराख वो जगह थी जहाँ लम्हा भर के लिए इनके मुख्तलिफ रंग और शक्लें नजर आईं और वो पानी की तरह नाली में खिंच गए। पहाड़ियाँ सादा और बेरंग थी। आसमान इनके दरमियान एक चमकने वाली चादर की तरह था, सफ़ेद और मजबूत, बिल्कुल एक बरहमनी चील। पत्थरों के बीच एक अजीब सी जानबूझकर होने वाली भारी हरकत के साथ फड़फड़ाती हुई उड़ रही थी। इंसान के पैदा होने से पहले जो हमेशा खूबसूरती की तलाश में रहता है और शायद ये दुनिया ऐसी ही दिखाई देती है। वो चील उड़कर चली गई। शायद परिंदे भी पैदा होने से पहले इस सुराख को गोया कह करते नज़र आ रहे थे। या इंसानियत वापस आ गई थी। मिसेस मोर के लिए मारा बार गार खौफनाक साबित हुई क्योंकि वह वहाँ तकरीबन बेहोश होने को थी और हवा में वापस आते अपनी हालत को बयान करने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। ये बिल्कुल फितरी बात थी। उसे हमेशा से गशी के दौरे पड़ रहे थे और गार की जगह बहुत ज़्यादा भर गई थी क्योंकि इनके तमाम साथी भी उनके साथ अंदर दाखिल हो गए थे। गाँव वाले और नौकर चाकर सब एक साथ छोटे से गोल कमरे में भर गए और वो जगह बदबूदार होने लगी। वो अंधेरे में अजीज़ और डेला को खो बैठती
थी कि नहीं वो जानती नहीं थी। किसने उसे छुआ, सांस लेना मुश्किल था। कोई बदसूरत बरना चीज़ इनके चेहरे से टकराकर इनके मुंह पर एक पैड की तरह जम गई। वो दाखिली रास्ते की तरफ वापस जाने की कोशिश करने लगी, मगर गांव वालों की आमद ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनका सर टकरा गया। एक लम्हे के लिए तो पागल हो गई और एक जुनूनी की तरह मारने और हाँफने लगी। हिंदुस्तान में कुछ निहायत खूबसूरत गूंजें मौजूद हैं। बीजापुर के गुंबद के गिर्द सरगोशी की गूंज होती है। वो लंबी आवाज़ें हैं जो हवा में सफ़र करती हैं, बगैर टूटे वापस अपने पैदा करने वाले तक पहुंच जाती हैं। मारा बार के गार में गूंज जैसी भी कोई चीज़ नहीं थी। ये मुकम्मल तौर पर किसी भी इम्तियाज से खाली थी। जो भी कहा जाए वही एक चीज़ उदास आवाज़ में वापस आती और दीवारों के साथ लरसती हुई छत में जज़ब हो जाती। बूम बूम बूम, अजीब सी आवाज़ें, जूतों की चरचराहट। अगर लोग एक दूसरे से बात करें या कोई चीखो पुकार शुरू होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन वो भरी हुई गारें उन्हें अजीब तरह से परेशान कर रही थी। मिसेस मोर के बाद सब लोग बाकी बाहर निकल आए। उन्होंने पीछे हटने का इशारा दिया। अजीज़ और अडिल्ला दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वो नहीं चाहती थी कि अजीज़ ये समझे कि उसकी दी हुई दावत नाकाम हो गई, इसीलिए मिसेस मोर मुस्कुरा दी। जैसे जैसे हर शख्स बाहर निकलता रहा वो खुद मुजरम को तलाश करती नहीं, मगर वहाँ कुछ न था। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे मेहरबान लोगों के दरमियान थी जिनकी बहुत ख्वाहिश ये थी कि वो इसकी इज्जत करते थे, और उनके नंगे पैर एक गरीब छोटा बच्चा था जो अपने माँ के कोल्हे पर सवार था। गार में कोई बुराई नहीं थी, मगर वे उस लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकी। वो बिल्कुल भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकी और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो दूसरी गारें नहीं देखेंगे। क्या तुमने उसकी माचिस की रोशनी देखी? काफ़ी खूबसूरत थी, एडिला ने पूछा। मुझे याद नहीं, मगर वो कहता है ये अच्छी गार नहीं, बेहतरीन गारें कवा डोल पर है। मेरा नहीं ख्याल मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे चढ़ाई पसंद नहीं आई। ठीक है, फिर जब तक नाश्ता तैयार नहीं होता यहाँ साए में बैठ जाए। मगर इससे उनको मायूसी होगी। उसने इतनी मेहनत की है, आपको जाना चाहिए। शायद मुझे तो शायद जाना ही चाहिए, लड़की ने कहा, जो इस बात से बेपरवाह थी कि वो क्या कर रही है, मगर वो दोस्ताना रवैया कायम रखने की ख्वाहिशमंद थी। खादम वगैरह कैंप की तरफ वापस जा रहे थे। उनके पीछे मोहम्मद लतीफ़ की सख्त डांट डपट चल रही थी। अजीज़ पत्थरों पर मेहमानों की मदद करने आया। वो अपने ताकत के अरूज पर था। ताकतवर और आजिज़ खुद पर इतना यकीन रखता था कि तनकीद से नाराज़ न होता। वो सच में खुश हुआ जब ने उन्हें सुना कि उनके मंसूबे बदल रहे हैं। यकीनन मिस एडिला को और तुम और मैं अकेले ऊपर जाएंगे, मिसेस मोर को यहाँ छोड़ देंगे। हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, मगर हम जल्दी भी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आपको वो देखने की ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक है, मैं साथ नहीं जा रही, पर मैं अच्छी तरह चलने वाली नहीं हूँ प्यारी मिसेस मोर। क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक आप मेरी मेहमान हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आप नहीं जा रही, तो भी कोई बात नहीं। सुनने में अजीब लगता है, मगर आप बहुत सच्चाई से बयान कर रही हैं, एक दोस्त की तरह। मैं आपकी दोस्त हूँ। उन्होंने अपना हाथ उसकी आस्तीन पर रखा और थकन के बावजूद उन्होंने सोचा कि ये कितना दिलकश आदमी है और कितनी गहराई से खुशी महसूस करता है। मैं इसे एक खुशी तो दे ही सकती। बिल्कुल, उसने कहा, और दूसरी इंतहा पर जाते हुए सबको रोक दिया सिवाय एक रहनुमा के, जो मिस एडिला कोस्टर और इसके साथ कोवा डोल की तरफ जाने वाला था। क्या ये ठीक है? उसने पूछा। बिल्कुल ठीक है, आप खुद लुत्फ़अंदोज़ हो। जब आप वापस आएँ तो मुझे सब कुछ बताएं। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई। अगर वो गारों की बड़ी जेब तक पहुंच गई तो तकरीबन 1 घंटे के लिए दूर रहेंगी। उन्होंने अपने लिखने का पैड और डायरी निकाली और पेन निकाला। प्यारे सेटेला, प्यारे रॉल्फ, फिर रुक गई और उन्होंने वादी की अजीब व गरीब हालत और इनकी कमज़ोर मुदाखलत को महसूस किया। यहाँ तक कि हाथी भी एक बेनाम चीज़ बन चुका था। उनकी नज़रें उठकर गार के दाखिली दरवाजे पर गई। नहीं, वो इस तजर्बे को दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। जितना वो सोचती उतना ही नापसंदीदा और वो खौफनाक तजर्बा नज़र आ रहा था। अब ये पहले के मुकाबले में ज़्यादा बुरा और हौलनाक महसूस हो रहा था। भीड़ और बदबू को तो भूल सकती थी, मगर गूंज ने उस नाकाबिले बयान तरीके से ज़िंदगी में जुड़े रहने की
कुव्वत को कमज़ोर कर दिया था। उसी लम्हे जब वो थकी हुई थी, उस गूंज ने जैसे सरगोशी की। गम, अकीदत, बहादुरी सब कुछ मौजूद है, मगर इस सब के साथ गंदगी भी सब कुछ मौजूद है। किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं। अगर कोई जगह पर बेहूदगी की बात करता या आलीशान शेर पढ़ता, जब भी जवाब वही होता, बूम बूम बूम। इनकी राय कुछ भी होती, कुछ भी होता, अजीब व गरीब। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या इसके बारे में नज़में लिखी जा सकती हैं। पर मारा बार वाकई कोई रोमानवी जगह नहीं थी, या लामहदूद अब्दियत की वसअत को छीन लेती। बहुत खूबी थी जो इन इंसानों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाती थी। उन्होंने अपने ख़त को जारी रखने की कोशिश की, ख़ुद को याद दिलाते हुए कि वो महज एक बूढ़ी औरत है जो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर लिया था, और अब उन पर मायूसी छा रही थी। वो सिर्फ़ इनकी अपनी मायूसी थी, और ये उनकी एक ज़ाती कमज़ोरी थी कि अगर वो सन स्ट्रोक का शिकार हो जाती या पागल हो जाती तो भी दुनिया बाकी दिनों की तरह चलती रहती। मगर अचानक इनके जहन के किनारे पर मज़हब ज़ाहिर हुआ। बेचारे छोटे से बतूनी, और उसे ईसाईयत और पता नहीं क्या क्या याद आने लगा। फिर वो मामूल से ज़्यादा इस दायरे में खौफज़दा हो गई जो कायनात इनकी अक्ल के लिए काबिल फ़हम नहीं रही थी। इनकी रूह को कोई सुकून नहीं दे सकी, और पिछले 2 महीनों का मूड आखिरकार वाज़ह शक्ल इख्तियार कर गया, और उन्हें एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपने बच्चों को ख़त नहीं लिख सकती, क्योंकि वो लिखना नहीं चाहती। वो बहुत थकी हुई और बेजार सी थी, लेकिन वो ये भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। ये खौफ के आलम में बेहिस्सो हरकत बैठी रही। जब बूढ़ा मोहम्मद लतीफ़ उनके करीब आया तो उसने सोचा कि शायद वो कोई फ़र्क महसूस करे। कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा, और उन्हें यूँ लगा जैसे वो बीमार होने वाली हैं। उन्होंने ख़ुद को तसल्ली दी, नहीं नहीं। फिर उसने ख़ुद को अपने तसव्वुर के हवाले कर दिया। उनकी इन गारों में सारी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी, हत्ता कि अज़ीज़ में भी, और वो मोहब्बत भरी और मुखलिस बातें भी उनके जहन से निकल चुकी थी जो अज़ीज़ ने कही थी। अब किसी तरह की कोई बात उन्हें मुतासर नहीं कर रही थी। वो थकी हुई थी और जैसे हवा बातें कर रही।